हेलो फ्रेंड्स, थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत या साधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पिछले दो वीडियोज़ में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके तीसरे पार्ट विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण हैं, इनको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग? तो दोस्तों, पहला जो है उसको हम सिकंदर के पूर्ववर्ती लेखक, और दूसरा भाग सिकंदर के समकालीन लेखक, तथा तीसरा भाग सिकंदर के परवर्ती लेखक। तो दोस्तों, यह सिकंदर कौन है? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, सिकंदर वह व्यक्ति है जिसने विश्व विजय की संकल्पना अपने मन में ली और निकल पड़ा एक सेना लेकर के। तो दोस्तों, हम सिकंदर के आगमन को ही बेस बना करके विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिकंदर था, इसके साथ में कई सारे योद्धा तो आए ही थे, और साथ ही साथ इसके साथ कई सारे साहित्यकार और लेखक भी भारत आए थे। तो जो सिकंदर के समकालीन आए थे, यानी सिकंदर के साथ आए थे, तो उन्हें हम सिकंदर के समकालीन लेखकों की श्रेणी में रखते हैं। और उससे पहले जो विदेशी यात्री भारत में घूमने आए थे, उनको हम सिकंदर के पूर्ववर्ती लेखकों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में सिकंदर जो है वो 323 ईसा पूर्व में चला जाता है भारत को। जितना भी वो विजिट कर पाया था, उतना विजिट करने के उपरांत वो चला जाता है भारत से। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व के बाद जो भी भारत में घूमने के लिए विदेशी यात्री आए, उनको हम सिकंदर के परवर्ती लेखकों की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सिकंदर के पूर्ववर्ती लेखक कौन कौन से हुए हैं। दोस्तों, सिकंदर के पूर्ववर्ती लेखकों के अंतर्गत सबसे पहला नाम हेरोडोटस का आता है, जो कि 481 ईस्वी से लेकर के 431 इसका समय काल है। 481 ईसा पूर्व से लेकर 431 ईसा पूर्व तक, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है। और इसी ही हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्टोरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखनी है, जिसे विश्व का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, विश्व में इतिहास लिखने की परंपरा किसने शुरुआत की? तो हेरोडोटस के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। दोस्तों, हेरोडोटस जो था, उसने भारतीय जातियों के बारे में, विशेष करके उत्तर भारत की जो जातियाँ थीं उनके विषय में लिखा है। ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है उनके बारे में? तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो हेरोडोटस ने भारतीय जातियों के बारे में लिखा, उसमें से पहला पॉइंट है कि भारतीय जो थे वो दारा प्रथम को 360 टैलेंट कर देते थे। दोस्तों, यह एक मुद्रा होती है, टैलेंट एक मुद्रा का नाम है। जिस समय दोस्तों हेरोडोटस भारत आया था, उस समय भारत जो था वो हखामनी वंश जो ईरान का था, उसके शासन के अंतर्गत आता था। और दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीयों से ही दारा प्रथम, जो कि उस समय शासक था, उसको भारतीयों से ही सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता था, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी उत्तरी पश्चिमी भारत की, वह बहुत ही उपजाऊ थी। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर अन्न बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता था, तथा जिससे कि भारतीय जो थे वो बहुत अधिक मात्रा में दारा प्रथम को कर देते थे। तो आइए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पेड़ से रेशम का उत्पादन यहाँ पर बहुत ही जो है अधिक मात्रा में किया जाता था, जो कि भेड़ के ऊन से भी अच्छा होता था। दोस्तों, हेरोडोटस के विवरण से पता चलता है कि भारत में उस समय रेशम का उत्पादन बहुत ही ज़ोरों शोरों से किया जाता था, और वह जो रेशम था वह भेड़ के ऊन से भी अच्छा होता था। और दोस्तों, आगे बात करें तो आगे भारत में अनेक जातियाँ थीं। हेरोडोटस कहता है कि भारत में अनेक जातियाँ थीं, सभी एक ही भाषा बोलती थी, ऐसा उसने अपने विवरण में लिखा है। और दोस्तों, कहा है कि कुछ तो खाना बदोश थी,
यानी कि कुछ जातियां भारत की खानाबदोश थीं और कुछ अन्य प्रकार की थीं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारतीय जातियों के बारे में हेरोडोटस का यह कथन बहुत ही असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उसने कहा है कि पीडियन नाम की जो जनजाति रहती थी भारत में उस समय, वह कच्चा मांस खाती थी और अपने परिवार के बूढ़ों तथा बीमारों को मारकर खा जाती थी। दोस्तों, इस कथन को इतिहासकारों ने असत्य ठहराया है और यह असत्य लगती भी है कि कोई भी जनजाति चाहे जितनी भी खूंखार क्यों न हो, वह अपने परिवार के बूढ़ों और बीमारों को मारकर नहीं खाएगी। लेकिन उसकी पता नहीं क्या समझ में आया कि उसने यह कथन उसने लिख दिया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हेरोडोटस अपने विवरण में आगे कहता है, परंतु कुछ जातियां ऐसी थीं जो जीवित प्राणी को नहीं खाती थी और ना ही अनाज की खेती करती थी और ना ही घरों में रहती थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। दोस्तों, उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि हेरोडोटस को केवल उत्तरी पश्चिमी भारत की ही जानकारी थी और उसकी बहुत सी बातें सुनी सुनाई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि उसकी जो बात है, यह पीडियन नाम की जनजाति कच्चा मांस खाती थी और परिवार के बूढ़े और बीमारों को मारकर खा जाती थी, यह बात असत्य लगती है। तो उसी प्रकार इतिहासकारों ने लिखा है कि यह बात इसकी कुछ बातें सुनी सुनाई प्रतीत होती हैं, अतः इसका विवरण प्रमाणिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा इतिहासकार जिसका नाम टेसियस था, ये दोस्तों 400 ईसा पूर्व में भारत आया था और पेशे से यह एक चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था और ईरान के राजघराने में वैद्य का काम करता था, यानी कि ईरान का राज्य वैद्य था। और किसके शासनकाल में था, तो अर्तजरक्सीज जब राजा बना था ईरान का, उस समय यह उनके राज दरबार में राज वैद्य का कार्य करता। और दोस्तों, जिसके कारण इसको भारतीय दूतों और व्यापारियों से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता था, क्योंकि उस समय भारत जो था वो हखामनी वंश का गुलाम हुआ करता था और यहाँ से भारतीय दूत और व्यापारी वहाँ व्यापार करने जाया करते थे, जिससे टेसियस जो था उसको भारतीय दूतों और व्यापारियों से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाया करता था, जिससे उसे भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। और दोस्तों, इसने फारसी शासक से फारस के राजकीय अभिलेखागार को देखने की अनुमति भी ले ली थी। और दोस्तों, जब इसने फारसी शासक से राजकीय अभिलेखागार को देखने की अनुमति ले ली, तो यह भारतीयों के बारे में जानकारी पाने का यह एक और साधन इसके पास हो गया। और दोस्तों, इसने ऐसा माना जाता है कि भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। जाहिर सी बात है, जब वो भारत के बारे में इतना इंटरेस्ट दिखा ही रहा था, तो उसने भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा। परंतु दोस्तों, उसका मूल ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके जो ग्रंथ के अंश हैं वो प्लिनी और एरियन की कृतियों में मिलते हैं। यानी कि प्लिनी और एरियन जो हैं, ये भी एक इतिहासकार हैं और इनके ग्रंथों में जो टेसियस था उसके ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं सिकंदर के समकालीन लेखकों के बारे में। दोस्तों, जो सिकंदर के समकालीन लेखक थे उन्हें यूनानी लेखक भी कहते हैं, क्योंकि जो सिकंदर था वो यूनान का था और वहाँ से जो लेखक आए थे उसके साथ वो भी यूनानी ही थे। दोस्तों, सिकंदर का जो भारतीय अभियान था वो मात्र सैनिक अभियान नहीं था, उसके साथ कई सारे वैज्ञानिक और साहित्यकार भी आए थे, जिनमें से टॉलमी, नियार्कस, ओनेसिक्रिट्स, एरिस्टोबुल्स और प्लीटार्क्स आदि जो हैं प्रमुख हैं। परंतु दोस्तों, जो नियार्कस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जन्म क्रीट में हुआ था और इसका पालन पोषण मकदूनिया के राज दरबार में ही हुआ था, यानी कि सिकंदर के साथ ही यह पला बढ़ा था। और जो इसका विवरण है वो फारस से सिंधु तक इसने अपनी समुद्री यात्रा का भी वर्णन किया है। यानी कि जब सिकंदर भारत आ रहा था आक्रमण के लिए, तो यह जब समुद्री यात्रा कर रहा था तो इसने उस समुद्री यात्रा का भी वर्णन अपने विवरण में दिया है। और दोस्तों, जो नियार्कस था इसकी शिक्षा दीक्षा भी सिकंदर के साथ ही हुई थी।
जाहिर सी बात है, जब यह सिकंदर के साथ पला बढ़ा था और मकदूनिया के राज दरबार में ही पढ़ा बढ़ा था, तो यह सिकंदर का मित्र रहा होगा और शिक्षा भी इसने सिकंदर के साथ ही प्राप्त की थी। दोस्तों, इसका जो मूल ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है, परंतु आंशिक रूप से स्ट्रैबो और एरियन जैसे इतिहासकारों के विवरणों में इसकी झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सिकंदर के परवर्ती लेखकों के बारे में, यानी कि जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में आए थे यात्रा के लिए, उनके विवरणों में भारत की क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो सिकंदर के परवर्ती लेखक थे, इनमें सर्वप्रथम मेगस्थनीज का नाम आता है। दोस्तों, मेगस्थनीज जो था यह भी एक यूनानी लेखक था और सिकंदर का ही एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसका भेजा हुआ यह राजदूत था। दोस्तों, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस निकेटर को सीरिया का सम्राट बना दिया जाता है और यह जो है सेल्यूकस निकेटर ही मेगस्थनीज को भेजता है राजदूत के रूप में भारत में। और दोस्तों, मेगस्थनीज जो है इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिका में ही इसने अपने विवरण को दिया है, जो भारत के बारे में इसने जानकारी दी है वो इसी में दी है। दोस्तों, एक इतिहासकार है एरियन, उसके अनुसार यह अराकोसिया का निवासी था। दोस्तों, एरियन के अनुसार मेगस्थनीज अराकोसिया का निवासी था। और दोस्तों, यह भारत क्यों आया था? तो भारत यह संधि स्वरूप भेजा गया था। दोस्तों, किससे संधि हुई थी भारत में? तो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की संधि हुई थी। दोस्तों, इसी संधि को ही टिप्रेंडिस की संधि का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, उसी संधि में ही सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और दोस्तों, यहाँ जब आया मेगस्थनीज तो इसने भारत को देखा, भारत की संस्कृति को देखा और भारत के लोगों से मिला, तो यह भारत से बहुत प्रभावित हुआ और इसने जो भी सीखा भारत में उसने अपने इंडिका नामक जो इसका ग्रंथ है उसमें ग्रंथित कर दिया। दोस्तों, इसमें इंडिका में भारत देश और उसकी भूमि, जलवायु कैसी है और पशु पक्षियों, शासन पद्धति कैसी है, रहन सहन भारतीयों का कैसा है, धर्म, कला के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे यूनानी लेखकों को, अब चीनी लेखकों का नंबर आता है। दोस्तों, चीनी लेखक जो हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की यात्रा करना वह यह था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्रतिशत लोग जो बौद्ध हैं वो चीन में पाए जाते हैं। और दोस्तों, यह बहुत पुरानी बात है और वहाँ से चीनी जो यात्री हैं, चीनी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो भारत में भ्रमण के लिए आया करते थे। दोस्तों, जो बौद्ध स्थलों की का भ्रमण करने आए थे भारत में चीनी यात्री, उन्होंने भारत के बारे में क्या विवरण दिया है उसी का हम जो है अध्ययन करते हैं, जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रमुख चीनी यात्रियों की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख चीनी यात्री फाहियान इत्सिंग और ह्वेनसांग हैं। दोस्तों, ये 3 चीनी यात्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा बताए गए जितने भी पॉइंट हैं, अगर आप उनको याद रख सकते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद मिलने वाली है। दोस्तों, आइए देखते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। दोस्तों, पहला चीनी यात्री फाहियान था जो 399 ईस्वी में भारत आया था। और दोस्तों, यह कैसे आया था? तो यह पैदल आया था और कई सारे यात्रियों के साथ आया, यानी कि इसके साथ कई सारे यात्री भारत आए थे। और दोस्तों, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। और दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। और यह जो है 414 ईस्वी में वापस चला गया था अपने देश चीन। दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है फाहियान किस मार्ग से आया था और किस मार्ग से गया था? तो यह स्थल मार्ग से आया था और समुद्री मार्ग से गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, जो फाहियान था भारत में 15 से 16 वर्ष तक रहा था। दोस्तों, इस अवधि में फाहियान ने अनेक बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया
और दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि फाहियान जो था इसका यात्रा विवरण क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है इसका यात्रा विवरण है 4 की। दोस्तों 4 की जो है यह यात्रा विवरण है फाहियान का, याद रखिएगा। दोस्तों इसमें क्या है, तो इसमें धार्मिक वर्णन है। और दोस्तों इतना यह धर्म को मानता था कि इसने अपने विवरण में राजा का नाम भी नहीं लिखा है। आइए आगे देखते हैं दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में। दोस्तों ह्वेनसांग जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था और यह 629 ईस्वी में आया था तथा 642 ईस्वी में वापस चला गया था। दोस्तों भारत में यह कुल 13 वर्ष रहा था और 13 वर्ष की अवधि में यह दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लिया था। दोस्तों इसके विवरण का नाम CU की है, यानी कि C-U- की। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों उस समय जो शासक थे भारत के सम्राट हर्षवर्धन, ये ही इसके संरक्षक और मित्र भी थे और इसने अपने यात्रा विवरण में हर्ष के जीवन के बारे में भी वर्णन किया है। और दोस्तों हर्ष के समकालीन जो राजा हुआ करते थे और पूर्ववर्ती शासकों के बारे में भी इसने उल्लेख अपने विवरण में किया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे अगर बात करें तो आगे जो चीनी यात्री है वो इत्सिंग है। दोस्तों इत्सिंग एक चीनी यात्री था और यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और दोस्तों यह भारत में कब से कब तक रहा था, 671 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी तक भारत में यह रहा था। और दोस्तों यह कुल 10 वर्षों तक नालंदा में रहा था। और नालंदा क्या था दोस्तों, उस समय नालंदा एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विहार हुआ करता था। दोस्तों याद रखना है आपको। इसके विवरणों में भारतीयों के खान पान तथा वेशभूषा के बारे में भी पता चलता है। और दोस्तों भारत में रहकर यह विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों को भी घूमा और उनकी विशेषताओं को अपने विवरण में लिखा। दोस्तों अगर बात करें अगले इतिहासकार के बारे में, तो अगला इतिहासकार अल-बरूनी है। और अल-बरूनी फारसी विद्वान है, यानी कि फारस का रहने वाला था। दोस्तों इसका जो जन्म है वो आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नगर में हुआ था। दोस्तों इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी था। दोस्तों आपको इसका पूरा नाम हो सके तो याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इसका पूरा नाम दे देता है तो आपको उसमें बताना होता है कि इसका पूरा नाम क्या था, इसलिए आपको याद रखना है। दोस्तों इसने जो अपनी रचनाएं की हैं वो अरबी भाषा में की हैं। और दोस्तों यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तभी यह उसी के साथ आया था। दोस्तों भारत में रहने के दौरान उसने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज तथा साहित्य, कला, गणित, ज्योतिषी एवं अंधविश्वास के बारे में जाना और उससे प्रभावित हुआ। दोस्तों अल-बरूनी के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वह यह है कि यह एक मुसलमान था और मुसलमान होकर भी इसने संस्कृत को सीखा। आजकल हम लोग हिंदू होकर के भी संस्कृत भाषा को अवॉइड करते हैं, परंतु यह उस समय मुसलमान होकर संस्कृत भाषा में इंटरेस्टेड था और इसने उसे सीखा तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उन्हें पढ़ा और उसी के आधार पर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम तहकीके हिंद है। दोस्तों तहकीके हिंद का हिंदी नाम भारत की खोज है, आपको याद रखना है। और यह अल-बरूनी ने इसकी रचना की थी। ठीक है दोस्तों अगर बात करूं तहकीके हिंद की, जो तहकीके हिंद पुस्तक है यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। तो दोस्तों यह था विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण, जो कि हमारे इतिहास लेखन में सहायक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं और दोस्तों अपनी ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।